देखो, भारतीय इतिहास में मुगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मुगल इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में डायनेस्टी का, अशोक के बाद यदि किसी ने डायनेस्टी का मतलब समझाया, वंश क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, वह मुगलों ने दिखाया। क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य तो बड़ा था, परंतु उसके प्रजा उसके साथ नहीं थी। यही कारण है कि विद्रोह करीब करीब होते रहे। लेकिन मुगल वंश में अकबर जब आया तो प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया। इससे प्रजा अपने आप को शासक अकबर को मानने लगी, और जब अकबर को वो शासक मानने लगी तो दोनों का स्वार्थ जुड़ा हुआ था। तो मुगलों ने अपने इतिहास को इतना सुदृढ़ कर दिया और समृद्धशाली किया कि आज जितने भी स्थापत्य देखते हैं, जितना भी अच्छी अच्छी इमारतें देखते हैं, लगभग इसी वंश के आसपास का बना हुआ है। इतिहास में मुगल वंश को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला अर्ली मुगल, जिसे हम मुगल वंश कहते हैं, और इसे अर्ली मुगल कहते हैं। इसमें मुख्यतः बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब रहा। ये मूलतः 6 शासक रहे, और इन 6 शासकों का साम्राज्य जो विस्तार हुआ, इसे मुगल वंश कहते हैं। इसके बाद वाले शासकों को पोस्ट मुगल यानी उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, और इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। यही कारण है कि उत्तरवर्ती कमजोर शासक हुए और उन्हें मूल मुगल से अलग रखा जाता है। बहादुर शाह प्रथम से लेकर और बहादुर शाह द्वितीय तक इसमें शामिल हुए। इसको बाद में हम लोग देखेंगे। बाबर का टेन्यूअर 1526 से 1530 रहा। हुमायूं 1530 एडी से 1540/1555, क्योंकि इसके बीच में सूर्यवंश रहा है। 15 वर्षों के लिए बाबर निष्कासित रहा, हुमायूं निष्कासित रहा। इसके बाद अकबर आता है 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658/59, क्योंकि औरंगजेब का 2 बार शासन का है तो ये 58 तक ही रहे। औरंगजेब में ये जोड़िए 1658-59 से 1707, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है औरंगजेब की मृत्यु तक। तो इस क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी पर ही सारा शासन व्यवस्था टिका हुआ है। आज हम लोग पहले मुगल कौन थे और मुगल कहां से आए और इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, या इल्तुतमिश से लेकर चलिए तो इल्तुतमिश से लेकर और बहुत दिनों तक तुगलक तक मंगोलों का आक्रमण रहा। मंगोल मंगोलिया के रहने वाले एक प्रकार के कबीलाई लड़ाकू जनजाति थे। इन मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी ने 1 लाख मंगोलों को दिल्ली के पास इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, जो नवी मुसलमान कहलाए। उसी प्रकार जब मंगोल इस्लाम धर्म को अपनाकर और ट्रांस ऑक्सियाना वो जगह है वर्तमान में ईरान, तो ईरान के क्षेत्र में जा बसे।
जो कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा है, और उस क्षेत्र में जो बसे वो नए किस्म के नए एडॉप्टेड मुस्लिम थे। तो वहां पर देखा गया कि एक छोटी सी रियासत में उमर शेख मिर्जा इन्हें चगताई तुर्क कहा गया। ये टर्की वाले चगताई थे, इसीलिए मुगलों को चगताई तुर्क कहते हैं। उमर शेख मिर्जा और इनकी पत्नी का नाम कुतलुग निगार खानम। तो पिता के वंश से यह तैमूरिया था। पांचवां वंशज, और कुतलुग निगार खानम मंगोल के तरफ से 14वीं संतान थी, 14वीं पीढ़ी। यानी ये तैमूर और चंगेज खां मंगोल, इन दोनों के मिक्स से ये मुगल का निर्माण हुआ। मुगल कोई जाति नहीं था, तो ये, और भारत में इसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। बाबर कहा जाता है कि जितनी आसानी से वह भारत जीतना चाहता था उसे आसान नहीं था, और प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह भारत की ओर क्यों आना चाहता था। बात करते हैं सबसे पहले इनके माता पिता उमर शेख मिर्जा एक पद था छोटी से रियासत के, और माता कुतलुग निगार खानम। वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ इसको, याद रहे, 14 फरवरी 1483 फरगना राज्य में इसका जन्म हुआ। फरगना ट्रांस अक्सियाना यानी ईरान का एक छोटा सा हिस्सा है। उमर शेख मिर्जा उनके शासक बने। जब यह जन्म हुआ तो चूंकि बड़ा पुत्र होने के नाते इसे जल्द ही फरगना का अधिकारी बना दिया गया। 1507 ईस्वी में यह फरगना का राजा बना। 1507 ईस्वी में बाबर को फरगना का राजा बनाया गया। यह राजा नहीं, इसने पहला उस एरिया का शासक था जिसने पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह इट मीन्स बादशाह, जो हम लोग कहते थे। फर्स्ट मैन था, ही टेक अप टाइटल ऑफ बादशाह। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या था? बाबर एक छोटा सा रियासत का था, खानदान से वो मंगोल और तैमूर लंग का था, चंगेज खां। तो इस कारण से उसे लड़ने की आदत थी और वो लड़ाकू था। जो अभी काबुल, कंधार, अफगानिस्तान वाला पार्ट, वो सारे क्षेत्र जीत जाता था। एक तरफ से जीतता था और फिर वापस जाता था उधर फरगना, तो फिर स्वतंत्र हो गए। तो उसे भारत पर आक्रमण के लिए मेन काम था धन की लालच। यानी धन कमाने के उद्देश्य से भारत पे, वो सपने में भी सोचता था कि हम भारत में आक्रमण कर रहे हैं। अब हम भारत की बात करें कि भारत का क्या दृश्य था। भारत सोने की चिड़िया पहले भी था,
आज भी है। यहां पर राजपूताना में प्रमुख शासक थे राणा सांगा। यहां दिल्ली में लोदी का शासक था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक। अत्यंत बदतमीज, किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं करा। दो प्रमुख, एक आलम खां लोदी अफगानी थे और दूसरा दौलत खां लोदी, एक मामा दूसरा चाचा। दौलत खां लोदी यह पंजाब का सूबेदार था। आलम खां लोदी उसका सहयोगी या मंत्री था। लेकिन ये दोनों इब्राहिम को पसंद नहीं करते थे। इधर बाबर को भारत जीतने की लालसा थी और भारत की तरफ आ रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर पहला मुगल शासक था जिसने आत्मकथा लिखी। दो लोग आत्मकथा लिखे हैं, एक बाबर एक जहांगीर। तो आत्मकथा ये टर्की लैंग्वेज में है, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। इस तुजुक ए बाबरी टर्की भाषा में है, जिसे अकबर के काल में बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम खान ने फारसी में ट्रांसलेट किया और इसे बाबरनामा से कहते हैं। तो बाबरनामा के रचयिता रहीम खान ए खाना है, जो कि यह बाबरनामा है फारसी में, और तुजुके बाबरी ये बायोग्राफी है जो कि रहीम ने किया ट्रांसलेट, और तुजुके बाबरी टर्की भाषा में है जो बाबर ने लिखा है। बाबर एक नई लिखने की शैली चलाई, मुबाइन पद्धति। अब बाबर हो सकता है कि यहां राजपूतों को कमजोर दिखाने के लिए या निकृष्ट दिखाने के लिए लिखा है कि हमको भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने प्रेरित किया था, जबकि सच्चाई यही है कि ऐसा दूसरे किसी किताब में नहीं है। लेकिन पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और उनके चाचा आलम खां लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया था। बाबर भारत पर आने के लिए उतावला था। काबुल और कंधार बाबर के कब्जे में आ चुका था, लेकिन सबसे बड़ा चीज था कि ये राजपूताना या ये बीच का हिस्सा कैसे कब्जा का यूसुफजाई जनजातियों का कब्जा था। बाबर पहली बार अपने साथ एक चीज लाया जिसका नाम है तोप, गोला फेंकने वाला, और साथ ही बारूद को मुगलों के भाषा में शैतानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। (1518) में भेरा के किला को तोड़ने के लिए पहली बार तोप का इस्तेमाल किया। 1519 ईस्वी में इसने भेरा के बाद बाजौर को जीता।
बाजौर का किला। और इस प्रकार उसने साबित कर दिया कि वह भारत पर आक्रमण करने लायक है। लेकिन अपने ही सहयोगियों के कारण सबसे बड़ा सामना लोदियों से हुआ। अब आता है पानीपत का पहला युद्ध। देखिए, भारत में बाबर का विजय मुगलों के लिए अस्थायित्व प्रदान करता है। भेरा के और बाजौर के किले जीतने के बाद यानी बाबर का मनोबल भारतीय युद्ध के प्रति बढ़ गया। साथ ही उसे दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी का सहयोग प्राप्त था। आलम खां लोदी पंजाब में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था और उसने बाबर को सहयोग करने के लिए पूरा अपना विचार व्यक्त किया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की सेना छोटी थी, परंतु बाबर ने प्रसिद्ध मंगोल युद्ध प्रणाली तुलगुमा पद्धति और अपने तोपची के कारण इस युद्ध को जीता। यह तुलगुमा पद्धति यह था कि दो तोपों के बीच में एक सैनिक और एक खाली जगह, और इस तरीके से उसने इब्राहिम लोदी की 10 गुनी बड़ी सेना को हराने में कामयाब रहा। बाबर पानीपत के युद्ध जीतने के साथ ही तय हो जाता है कि वह अगला युद्ध राणा सांगा से करेगा ही करेगा। बाबर इस खुशी में पानीपत के युद्ध जीतने के बाद पूरे काबुल में 1 रुपए का चांदी का सिक्का यानी 1 चांदी का सिक्का घर घर बंटवा दिया। इस दान देने के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, यानी कलंदर मतलब श्रेष्ठ, महान, दमादम मस्त कलंदर वाला नहीं। खानवा का युद्ध बाबर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि यह राजपूत के साथ था और 1518 ईस्वी में ऑलरेडी राणा सांगा लोदियों को हरा चुका था, इसलिए ताकतवर था। अब राणा सांगा को हराने के लिए बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद इस्लाम में एक शब्द है जिसका अर्थ है धर्म युद्ध। बाबर ने यह कहा कि यदि इस धर्म युद्ध में मेरे सैनिक भाग लेते हैं और जीतते हैं तो उन्हें शराब के प्याले ये हौज में स्नान करवाएंगे। सारे सैनिकों को कसम दिलाई कि जिहाद के नाते उन्हें 1 वर्षों तक शराब नहीं पीना है और शराब के प्याले को तोड़वा दिया। खानवा के युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। 1527 में यह बहुत सारा परीक्षा में आया हुआ है। खंडवा, वहां पे एक देवी है खंडावा, 17 मार्च
17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा संगा के बीच, और राणा संगा हार गए। इसके बाद बाबर धीरे धीरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे। 29 जनवरी 1528 चंदेरी के शासक राजा मेदिनी राय के खिलाफ युद्ध हुआ। राजा मेदिनी राय को हराने के लिए बाबर बहुत मेहनत किया था। कहा जाता है कि इसी युद्ध में इन मुगलों ने राजपूत के सिरों का मीनार बनवाया था, कत्ल करके युद्ध के उपरांत मीनार बनवाया। अब यहां पर धीरे धीरे जो लोदी के शासक थे यानी अफगानी, ये बाबर से रुष्ट थे और 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ और इसके शासक नहीं बल्कि अफगानियों के खिलाफ था। यह 4 इंपॉर्टेंट युद्ध है जो 1526, 27, 28 और 29 आमिर खान की तरह एक सिनेमा, एक साल में एक किया। इसके बाद बाबर स्थिर नहीं रहा, बाबर रुख किया पूरब में, यहां तक कि बंगाल में भी विजय की, लेकिन अस्थायित्व नहीं प्रदान की। 1530 अगला फिल्म फ्लॉप। 1530 ईस्वी में महज 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 48 वर्ष में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर बागीचा का बहुत शौकीन था। आज जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है वह बाबर का लगाया हुआ, तो सबसे पहले उसने काबुल में लगाया। बाबर को आगरा के निकट उसी के द्वारा लगाए गए गार्डन में दफना दिया गया और दफनाने के बाद उसकी आत्मकथा तुजुके बाबरी के हिसाब से उसने इच्छा जाहिर की थी कि हमें आराम बाग में दफनाया जाए, और फिर उसके कब्र सहित उखाड़ा गया और फिर जाकर उसे आराम बाग में दफनाया गया। तो बाबर के 2 कब्र हैं, एक भारत में, यह पहला शासक है जिसे भारत से उखाड़कर और फिर वहां आराम बाग में दफनाया गया। बाबर भारतीय क्षेत्र को अच्छी तरह समझ चुका था और वह यहीं रहने का फैसला किया था। जैसा कि इतिहासकार बताते थे कि यदि आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी का सोच था कि बाबर अन्य लुटेरों की तरह लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बाबर जब भारत में आया तो यहां उसने देखा कि इस्लाम तो पहले से मौजूद है और यहां के लोग सहयोगी हैं, रहने के लिए आसान है, और यहीं रहने का फैसला किया। बाबर की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और पहला हुमायूं ऐसा शासक है जिसने अपनी संपत्तियों की बंटवारा अपने 4 भाइयों के बीच में किया। बाबर के अनुसार तो अगला हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ। यह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था
और हर युद्ध में भाग लिया। बाबर ने मरते समय इससे वादा लिया कि तुम अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन कर लेना। यह बाबर की पत्नी माहम बेगम का यह औलाद था। 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। इनका चचेरा भाई सुलेमान था। बाबर शासक बनने से पहले बख्त खां, ये अभी अफगानिस्तान कह सकते हैं, तो बख्त खां एक जगह है, वहां का सूबेदार था। भारत के यह कंप्लीट क्षेत्र मुगलों के कब्जे में आ गया था। हुमायूं अपने लिए ये लिया 1 नंबर, कामरान को कांधार और पंजाब दिया, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को अलवर और मेवाड़ दिया, तथा ये बख्त खां जो अफगानिस्तान से ऊपर है वो सुलेमान को दिया। इस प्रकार उसने अपने पूरे साम्राज्य को विभाजित कर दिया। हुमायूं कुशल प्रशासक नहीं था। उसे ऐसी गलत फहमी थी कि हम अपने पिता की तरह और साम्राज्य विस्तार कर लें, और गद्दी पर बैठना के साथ ही 1530 ईस्वी में वह आगरे की गद्दी पर बैठा। 1531 में यह बंगाल विजय किया, लूटपाट किया, फिर वापस चला आया। गलती से इसका मुकाबला 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेर खां के साथ हुआ। शेर खां के लिए अलग एक क्लास दे देंगे, शेरशाह सूरवंश के लिए इसके बाद। तो चौसा के युद्ध में शेर खां के साथ युद्ध किया। कहीं कहीं कहा जाता है कि ये हवा और स्थल और पानी में लड़ा गया युद्ध, क्योंकि रात में शेर खां द्वारा आक्रमण किया और यह घोड़े सहित, चौसा में गंगा नदी है और गंगा नदी में कूद गया। गंगा नदी में कूदने पर इब्राहिम नामक एक भिस्ती कहते हैं जो चमड़े का थैला बनाता है, भिस्ती चमड़े का थैला जिसमें लोग पानी भरते थे, भिस्ती ने उसकी जान बचाई। और तब वो कहा कि तुम किसको जान बचाया है? तो बोला मैं नहीं जानता। बोला भारत के शहंशाह को तुम आओ और तुम्हें जो मांगोगे देंगे। तो यही इब्राहिम है जिसने एक दिन का सुल्तान बनने का ख्वाहिश मांगा था और हुमायूं ने पूरा किया, और इसने चमड़े का सिक्का चलाया। चमड़े का सिक्का चलाने वाला इब्राहिम भिस्ती था जो हुमायूं के काल में आया था। आपको फिर से बता दें कि राणा संगा की जो विधवा थी रानी कर्णावती, यहां जब मेवाड़ पर रानी कर्णावती थी और उस पर यहां के एक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया,
तो राखी भेजकर हुमायूं को बुलाया गया और राखी भेजने के उपरांत हुमायूं गया, लेकिन तब तक वह किला लूट चुका था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह जानबूझकर लेट गया और कुछ ने कहा कि उसे बंगाल विजय के दौरान लेट हो गया। खैर, यहां पे चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाता है और शेर खां विजयी होता है। आपको यह फिर बता दे कि यह यानी कि आगरा और ये चौसा बक्सर के पास है। चौसा के युद्ध में हराया, फिर जाता है हुमायूं और शाही सेना लेकर और 1540 ईस्वी में कन्नौज या इसका दूसरा नाम है बिलग्राम, एक ही युद्ध है। 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच दोबारा युद्ध होता है और इस युद्ध में फिर हुमायूं हार जाता है और हमेशा के लिए साम्राज्य खो देता है और शेर खां शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और लगभग 1540 से लेकर 1545 तक खुद शेर शाह और 1555 तक यानी 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया। देखिए, इतिहासकारों का स्टेटमेंट बहुत आता है। बीए स्मिथ जो है, बीए स्मिथ, बाबर को बीए स्मिथ ने एशिया का बादशाह कहा। ये प्रश्न आता है कि एशिया का बादशाह या एशिया का महान सम्राट कौन कहा था? तो बीए स्मिथ। इसी तरह से एक लेनपुल है, लेनपुल भी इतिहासकार हैं। लेनपुल खुद कहते हैं हुमायूं के बारे में, जब वह 1555 में दोबारा अपना गद्दी प्राप्त करता है और एक शहर बसाता है दिल्ली के निकट, जहां पनाह नगर, और वहीं पे एक पुस्तकालय भी बनवाया। उस जहां पनाह नगर के सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया तो कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कते रहा। लेनपुल का कहा है, यह बीए स्मिथ कहे थे, एशिया का महान सम्राट, और लेनपुल ने कहा है, लेनपुल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। देखिए, बहुत बुरा समय रहा हुमायूं का। 1540 में जब उसे गद्दी छिन गई, तब किसी ने कहा, सबसे पहले अपने भाइयों के पास गया और धीरे धीरे इनके भाई इन्हें साम्राज्य शेयर करने से मना कर दिए। हां, यह अलग बात है कि हिंदाल जो है, इसके गुरु की पुत्री, किसी ने कहा कि भैया तुम अगर शादी कर लोगे तो तुम्हारा किस्मत बदल जाएगा। अक्सर हमारे यहां भी लोग सोचते हैं कि शादी करने से किस्मत बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी कर लेना, क्योंकि हुमायूं पहला मुगल वंश का शासक है जो ज्योतिष पर विश्वास करता था और दिन के अनुसार कपड़े पहनता था। सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बीफे को पीला, शनिवार को काला। इस तरीके से वो दिन के अनुसार ज्योतिष पे बहुत विश्वास करता था। इस कारण से हिंदाल की गुरु के आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी पुत्री से विवाह किया। 1500
1541, 40 में बेचारा का छीन गया गद्दी। 1541, 40 में छीना। 1541 में उसने शादी किया और 1542 ईस्वी में राजा बीरसाल के यहां अकबर का जन्म हुआ। ठीक है। अकबर चूंकि उसके मां कहती थी कि अब जीत लेंगे, अब साम्राज्य अपना होगा, बेचारा जीवन भर झेलते रहा। यह एकमात्र मुगल शासक है जो मूर्ख है, मूर्ख यानी अनपढ़, इलिटरेट, कभी मदरसा नहीं गया। अकबर देखो कितना इंटेलिजेंट रहा। अब पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अकबर कभी कामरान के यहां, कभी अस्करी के यहां, कभी हिंदाल के यहां। यह बताया जाता है कि कामरान जब लाहौर के किले पर आक्रमण करता है हुमायूं की सेना दो नहीं तो हिस्सा दो, उस समय अकबर के पैर में रस्सी बांधकर टांग देता है और इधर से हुमायूं के तोप बरसाए जा रहे हैं। दूर से थोड़ी दिखाई देता है कि कौन लड़का, बाद में पता चला। अरे खुदा ना खास्ता एक भी गोला लग जाता तो कहानी खत्म। लगा नहीं, बच गया, जीवन दान मिला। तोप के सामने उसके बेटे को पैर बांधकर लटका दिया था कि मारो तोप, तुम्हारा बेटा जाएगा। इस प्रकार से 15 वर्षों तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अंतिम समय में शेर शाह के उत्तराधिकारियों को पराजित कर फिर से दिल्ली प्राप्त की, लेकिन तब तक जब वहां था तब तक ये दूसरे जगह था और सीढ़ियों से गिरने से इसकी कमर की हड्डी टूट गई और खबर मिला तो उसे लेकर वापस गद्दी प्राप्त करने के लिए बैरम खां अकबर को लेकर आ रहे थे, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में रह रहा था। पंजाब के गुरदासपुर के पास काला नौर एक जगह है, उस जगह सूचना मिली कि हुमायूं तो चल बसे। वहीं पर ईंट के सिंहासन बनाए गए और अकबर को मुगल बादशाह बनाया गया। और उसके बाद अकबर के पास कोई विकल्प नहीं थे, या तो अपने पिता की खोई हुई, क्योंकि जैसे ही हुमायूं मरता है वहां पर हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य जो गद्दी पर कब्जा कर लेता है, तब हुमायूं के पास, अकबर के पास एक ही विकल्प बनता है कि या तो गद्दी प्राप्त करे, नहीं तो जीवन भर अपने चाचाओं के यहां युवराज बन के रहे। वो आता है और पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। तो अगले क्लास में हम सूर्यवंश यानी शेर शाह पढ़ाएंगे। क्लियर है?